अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क के हालात के बारे में। डॉलर की डॉलर का रेट क्या चल रहा है पाकिस्तान में। पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, महंगाई बढ़ रही है और इसके अलावा बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में सेट थे, वो भी बाहर जाने की सोच रहे हैं फ्यूचर को देखते हुए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें ये कुछ ऐसे हालात हो गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि रोज़ाना के जलसे, पकड़ धक्कर, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है हर तरफ। तो इस सब का नुकसान और फ़ायदा क्या है? इस सब का नुकसान हो रहा है हम गरीब लोगों को। मेरे जैसे जो गरीब हैं, आप जैसे जो गरीब हैं, कुछ लोग उनको है। सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अपनी अना की खातर ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो मिलकर बैठने, जो जिन लोगों को मिलकर बैठना चाहिए वो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आ रहे। दोनों तरफ से बयानात चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज हो रही है। जिसकी हुकूमत आती है वो दूसरे को पकड़ के अंदर करवाने की कोशिश करता रहता है। ये हमारे मुल्क के जो हालात हैं बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो इन हालात को अब बेहतर होना चाहिए, इन सबको मिलकर बैठना चाहिए। अब हम गरीबों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मुल्क में हालात ये हैं कि हम लोग गंदम में खुद कफ़ील थे, कपास में हम खुद कफ़ील थे किसी दौर में। तो हम लोग अब ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और इनको इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है। डॉलर का रेट आपने देखा है 270-72 रुपये है और यूरो का रेट 300 हो चुका है। 306 रुपये यूरो का रेट है। तो यहाँ पे कई सालों से क्या चल रहा है कि जिन लोगों के पास, चंद लोगों के पास डॉलर है पाकिस्तान में, गरीब लोगों के पास, मेरे पास तो एक भी डॉलर भी नहीं है, चंद लोगों के पास डॉलर्स हैं, सियासतदानों के पास डॉलर हैं, बड़े लोगों के पास डॉलर हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास डॉलर्स हैं। मतलब जो लोग अमीर हैं तो ये मुल्क को ऊपर लेवल पे चलाते हैं, डॉलर सारे उन्हीं के पास होते हैं। चलता क्या है कि एक हुकूमत आती है तो अपोजिशन जो है वो सारा अपना उसको नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए उस हुकूमत को बजाय इससे कि उसके साथ उसका साथ दे के ऊपर आए, ऊपर लेके मुल्क को आए, गरीबों का भला हो, वो शुरू काम क्या काम शुरू करते हैं। जो मुझे नज़र आता है कि क्या करते हैं अपोजिशन वाले, किसी ना किसी तरह इस कोशिश में होते हैं कि मार्केट से सारे डॉलर जो हैं उनको उठा लें। मार्केट से डॉलर उठाते हैं, बाहर बेचते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस काफ़ी आपने देखे हुए हैं। हर हुकूमत के अपोजिट ये चीज़ें चल रही हैं। हर जो भी हुकूमत आती है मनी लॉन्ड्रिंग का जब वह जाती है उसके बाद उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग खुल जाती है। ये तकरीबन 50-60 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो ये चीज़ें देखने को है कि अगर एक हुकूमत जाती है तो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चलते हैं, दूसरी हुकूमत जब जाती है वो फिर उसके खिलाफ भी चलते हैं। इसका मतलब है कि हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी, डॉलर को गायब करने में भी। जब दिल करता है डॉलर वापस ले आते हैं अपनी हुकूमत में, बल्कि अपनी हुकूमत में कहाँ लाते हैं, जो हुकूमत में होता है वो भी डॉलर बाहर भेजते हैं। तो जो हुकूमत से निकलते हैं वो भी डॉलर बाहर भेजते हैं। इससे इंपोर्ट्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। उसका क्या असर होता है कि हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, टैक्स भी कलेक्ट हो रहा है, कर्जे भी ले रहे हैं। टैक्स की बात तरफ आते हैं कि टैक्स जो है उसको रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म्स की बारी आती है, जब टैक्स की रिफॉर्म्स की बारी आती है तो हमारे बड़े बड़े जो ताजर लोग हैं वो इसमें रुकावट हायल करते हैं कि हमें, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है हमें एक ईमानदारी के साथ टैक्स देने की आदत नहीं है। टैक्स कौन दे रहा है? जिसके बस में नहीं है वो टैक्स दे रहा है। मतलब मैं गरीब बंदा हूँ, मैं अपना घर का सौदा सल्फ खरीदता हूँ, माचिस भी खरीदता हूँ, तो मैं उसमें टैक्स देता हूँ, ठीक है।
तो जो लोग बड़े लोग हैं, जिनके जो इसके ताजर हैं इन चीज़ों के, जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, जिनका करोड़ों अरबों का कारोबार है, उनको आदत हो गई है कि वो टैक्स थोड़ा दे रहे हैं। अब अगर डिफॉर्म्स होती हैं टैक्स में तो वो उनको पूरा देना पड़ेगा। भी देखे ना, एक बंदा है जो इतने सालों से बहुत कम टैक्स दे रहा है, तो यकदम उसको 1 लाख टैक्स है इस वक्त उसका, उसको 10 लाख टैक्स देना पड़ जाए। मतलब 9 लाख वो करप्शन कर रहा था, टैक्स नहीं दे रहा था, जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क होता है, जिसकी वजह से मुल्क कर्जों के नीचे दब चुका है। वो अपना पैसा साइड पे लगा रहा है, बाहर ही भेज रहा है, सेव कर रहा है। तो इससे तो क्या होगा, फिर कर्जे लेने पड़ेंगे। टैक्स रिफॉर्म, वो लोग बड़े लोग घायल होते हैं जिनको ज़्यादा टैक्स भरना होता है। गरीब बंदे के पास तो पैसा ही नहीं है, टैक्स वो क्या कहाँ से टैक्स देगा। वो तो जो खरीदता है वो उस पर टैक्स साथ ही लगा होता है, 17% जनरल सेल्स टैक्स, ये वो उसमें देता रहता है। तो मेन मैन्युफैक्चर जो कंपनियां हैं उनको टैक्स पड़ता है, उनसे मुल्क चलता है। रेवेन्यू तो वहाँ से इकट्ठा होना है, तो वो रेवेन्यू तो आता नहीं है हुकूमत के पास। तो हुकूमत के पास जो टैक्स भी हुकूमत ले जा रही है, और इसके अलावा कर्जे भी ले रही है, तो मुल्क फिर भी नहीं चल रहा। फिर भी आटे की लाइनें हमारे मुल्क में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बहुत दुख होता है, इतनी इतनी लंबी लाइन मैं खुद देखता हूँ आटे की। तो किसी को क्या कहना, हम मैं खुद आटा इसी तरह शायद लेता हूँ, किसी को क्या पता कि मैं भी आटा इसी तरह लेता रहा हूँ, किसी से मंगवाता हूँ या क्या करता हूँ। बहुत मुश्किल है, हर बंदा इसमें फंसा हुआ है, मैं भी फंसा हूँ, सारे लोग फंसे हुए हैं। तो पेट्रोल की प्राइस जो है वो नीचे आने की बजाय ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से पूरे मुल्क में महंगाई रूज पर जा रही है। वैसे भी हम मुसलमान हैं, रोज़ों के महीने हैं, तो हमने डबल रेट हो गए हैं, हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। और रोज़ों से 2 दिन पहले खरबूजा जो है मैंने खुद लिया है 50 रुपये, अभी वो 200 रुपये है। सिर्फ क्यों कि रोज़े हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों ने खाना है, तो फिर। लेकिन गरीब बंदे को पैसा ही नहीं है वो चीज़ें लेने के लिए। बाईकाट, हम ऐसी कौम में हम बाईकाट भी नहीं करते। जो चीज़ 500 रुपये किलो है हमने वो लेनी है, जो 20-30 रुपये किलो वो हम नहीं लेते। उसको हम कम खाते हैं, जो महंगी है उसको ज़्यादा खाते हैं। ये हमारी कौम का भी थोड़ा सा इसमें है, बाईकाट हम करते ही नहीं है कि किसी भी चीज़ का। यार एक चीज़ वो पता है सबको चल रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए थी, मतलब ये गलत है काम। तो वो उस चीज़ को जब मर्जी कोई भी इजारादारी करता है बंदा, अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, वो बस उसके बाद वो महंगी करके बेचता है। ये चीज़ें हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ये नहीं होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए गैर मुस्लिमों के अंदर। अभी गैर मुसलमानों के अंदर जो भी है मैं नहीं कहता लेकिन हमें एक चीज़ का फ़ख्र है कि हम लोग मुसलमान ज़रूर हैं। हम मोहम्मद की उम्मत से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, इस पे यकीन करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी सिफत है। काम हम जो भी करें वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन हम मुसलमान हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू जो ईमानदार होते हैं या वो जो अंग्रेज़ ईमानदार हैं, लेकिन वो जितने भी ईमानदार हो जाएं, लेकिन जो हमारा मज़हब है उसके बराबर नहीं वो आ सकते। क्योंकि कलमा जो मोहम्मद को नहीं मानता, ना रब को नहीं मानता, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, वो जितने मर्जी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाएं, मैं इससे मेरी बहस नहीं है। तो उसमें उनका नुकसान है, वो हमसे नीचे ही हैं फिर भी, क्योंकि हम एक उम्मती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हैं, तो हमें इस बात पे फ़ख्र है। लेकिन हमारे इस्लाम में जो चीज़ें दी गई हैं हमें उस पर भी अमल करना चाहिए। मोहम्मद का उम्मती होने का ये मतलब नहीं है कि हम गलत ही चलते जाएं। हमें भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। हमें भी इन कंट्रीज़ को, यूरोप के मुल्क जो हैं वो पहाड़ों में हैं सारे, वो आप देखें कितनी तरक्की कर रहे हैं, वो पहाड़ हैं, उधर ज़्यादातर पहाड़ हैं, तो वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। हमारे मुल्क ज़रख़ीज़ है, पाकिस्तान, इंडिया ज़रख़ीज़ है, बांग्लादेश ज़रख़ीज़ है। मतलब ये हमारे जो मैदानी इलाके इधर ज़्यादा हैं, इधर ज़्यादा चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। मौसम भी हमारे पास अच्छे हैं, चारों मौसम हैं। तो उनको तो उधर इस तरह के मौसम भी मैसर नहीं है, तो वो तरक्की कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे।
हम सिर्फ यही इसी वजह से नहीं कर रहे, ये डॉलर वगैरह, ये हमारी जो करप्शन है ये ख़त्म होगी तो फिर हमारी अना ख़त्म होगी तो फिर ही है। डॉलर जो है अमीर लोगों के पास है, जब मर्जी वो मतलब गायब करते हैं, जब मर्जी ले आते हैं, उनकी मर्जी है। तो ओवरऑल हमारे पास डॉलर में नहीं होते, इंपोर्ट्स के लिए हमारे पास डॉलर नहीं होते, फिर हमें कर्जा लेना पड़ता है। डॉलर महंगा होता है, फिर हम कहते हैं यार भाई 272 का डॉलर हो गया है। तो जब हम डॉलरों में पे करना पड़ता है कोई किसी भी चीज़ का रेट, तो हम फिर ज़ाहिर बात है नुकसान उठाते हैं, बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल नुकसान उठाते हैं जिससे मुल्क बेड़ा गर्क हो रहा है। सियासत या जो भी मुल्क में इस वक्त हो रहा है वो उसमें ये, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ न्यूट्रल बात कर रहा हूँ जिसमें, क्योंकि मुझे दुख है, मैं खुद इसमें फंसा हुआ हूँ। सियासत हमारे मुल्क में सियासत वो नहीं है जो होनी चाहिए। सियासत ये है कि अगले बंदे को नीचा दिखाना है। एक हुकूमत आई है, उसको मैंडेट नहीं हमने देना, उसको हमने तबाह करने के लिए हर गलत काम करना है। हमने वो काम अपोजिशन में बैठ के करने हैं कि हुकूमत ना चल सके, हम हुकूमत 2 साल के बाद गिर जाए, हमारी बारी आ जाए। सबसे जो गलत बात है इस लड़ाई के अंदर, हम रोते हैं। इस लड़ाई में क्या होता है, अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई में क्या क्या होता है कि हम मौका देते हैं फ़ौज को आने का। हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, वो इसमें मुल्क पे काबज़ होना नहीं चाहती। जितनी बार भी फ़ौज मुल्क पे आई है वो इन हमारी वजह से आई है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। फ़ौज हमारी बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो इस तरह नहीं आना चाहती, लेकिन जब हम अंदरूनी तौर पे मुल्क में खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर जाते हैं तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए मुल्क को उनको आना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज के अंडर मुल्क सही नहीं चल सकता। फ़ौज मुल्क को चलाए या बाहर अपनी सरहदें देखे, अगर वो दोनों चीज़ें देखेगी तो वो कहीं ना कहीं गैप होगा। दूसरे मुल्क भी हमारे साथ तजारत नहीं करते, ये तो हर चीज़ बंदे को पता है, पूरी दुनिया में पता है कि फ़ौज की अगर मुल्क पे हुकूमत हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी भी नहीं कर सकता। फ़ौज हमारी नहीं चाहती कि हम पे मसलत हो, लेकिन हम खुद उसको करवाते हैं अपनी कामों की वजह से। सियासतदान आपस में जब लड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, ये असम्बलियाँ टूटती थी पहले, वो सिस्टम था, 92 में असम्बलियाँ टूटी, फिर 97 में असम्बली, 99 में जाके फिर फ़ौज ने वो कंट्रोल लिया। उसके बाद फिर ये आज फिर वही सिचुएशन पैदा हो रही है कि फ़ौज को हम आने का खुद मौका दे रहे हैं। फ़ौज आना नहीं चाहती, हम उसको लाना चाहते हैं। बैठ के पार्लियामेंट में मामला नहीं हम हल करेंगे, लेकिन हम सड़कों में मामला हल करेंगे। सड़कों पे मामला हल नहीं होंगे। इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसका असर ये पड़ा है कि गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास थी वो भी गुर्बत में आ चुकी है। अमीर लोगों जो हैं उनको उनको इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास डॉलर्स में पैसे पड़े हुए, उनके डॉलर्स पड़े पड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे अच्छे लोग भी नीचे आ चुके हैं, गुर्बत की लाइन में आ चुके हैं। जो गरीब हैं वो उससे भी नीचे जा चुके हैं। जो गरीब में पहले थे ना, तकरीबन 70% लोग जो हैं वो पाकिस्तान में गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो उनको तो आटा भी नहीं मिल रहा। लाइनें इतनी थी लंबी, 1-1 किलोमीटर की लाइन मैंने देखी है आटा लेने की। वो फिर आटा भी ऐसा है कि वो खाने को दिल नहीं करता, वो उसमें पता नहीं क्या मिक्स करके कर रहे हैं। हम ईमानदार लोग मुसलमान हैं, हम बेईमानी तो नहीं छोड़ेंगे। खालिश चीज़ हमें बिल्कुल नहीं मैसर हो रही है, महंगी चीज़ आ रही है, 2 नंबर आ रही है, जो भी आ रही है। अच्छा, इसके बाद इसका इन सारे हालात का असर क्या होता है मुल्क के ऊपर ओवरऑल, कि हर बंदा फिर सोचता है कि मैं यार इस मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इस मुल्क में कोई सरमायाकार नहीं आता। फिर उस मुल्क में, ये मैं पाकिस्तान की बात क्या, जिस भी मुल्क में ऐसे हालात हैं वहाँ पे सरमायाकार नहीं आते। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है यहाँ पे, वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। वो कहते हैं हम हमसे हमारा पैसा लूट लिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स यहाँ पे नहीं आते। जब मुल्क के हालात अंदरूनी ही ख़राब हो तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर तो फिर आके यहाँ पे अपना पैसा बर्बाद करेगा, किसी भी मुल्क में वो चला जाए जब जैसे ऐसे हालात होते हैं। तो उसमें ये फिर आता है कि जो लोग इधर मौजूद होते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसे भी होते हैं, इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर मतलब कर सकते हैं इस मुल्क में, वो बाहर भागते हैं।
अभी आपने देखा है 2022 में, आप देख लें सबसे ज़्यादा पासपोर्ट बने होंगे पाकिस्तान में, मुझे पता है 2022 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट की लाइन लंबी लगी रही है। क्यों लगी रही है? इसलिए कि इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, रोज़गार नहीं मिल रहे, जिसके पास पैसा है वो ख़त्म हो रहा है, उसका पैसा जो कुछ पड़ा भी है वो कारोबार करता है तो वो डूब जाता है, कारोबार नहीं उसका चलता। ये सिचुएशन छोटे लेवल पे मैंने देखी हुई है, बड़े लेवल पे तो और बात है, कारोबार इतने मुतासर हुए हैं। तो इसका कुछ ना कुछ हल तो हमें करना चाहिए, अब आवाम को हल करना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ गरीबों के लिए भी सोच लें। अपना तो सारी उम्र ये सोचते रहे हैं तो सीट के लिए तो लड़ते रहें, लेकिन जब किसी का हुकूमत किसी की भी आती है उसको मैंडेट दें और उसके 5 साल पूरे होने दें, तो और उसको काम खुल के करने दें। अक्सरियत से हुकूमत आएगी तो हमारा मुल्क ठीक हो सकता है। अक्सरियत कितने साल हो गए हैं, अक्सरियत से हुकूमत आई नहीं है किसी भी। बराबर बराबर से मखलूत सीटें होती हैं, हुकूमत बनती है, और एक जिसके 3 MP होते हैं, एम एन ए जिसके 3 MNA, तो वो भी ब्लैकमेल करता है हुकूमत को। यार कैसी बात है, 3 MNA है और वो हुकूमत, पूरी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है। ये सिस्टम हमने जोड़ा है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। इसलिए खुदारा जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, हम पर रहम करें, हम थक चुके हैं। अब अवाम अब थक चुकी है। आपके ये जो गेड़ा दे रहे हैं, वो गेड़ा दे रहा है, वो गेड़ा दे रहा है, वो गेड़ा दे रहा है, वो गलत चीज़ें सब छोड़ दें और इस मुल्क को चलने दें, गरीब को भी आटा मिलने दें। सबसे बुनियादी चीज़ बंदे की जो आटा है, जो रोटी है, वो रोटी मयसर नहीं है अब। तो इसलिए इस अवाम को ऐसा ना बनाएं कि ये अवाम नोचना शुरू कर दे एक दूसरे को। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि नोचना शुरू कर दें। इस हद तक लोग जा रहे हैं, इस हद तक लोग करने को जा रहे हैं। इसलिए मेहरबानी है, सब इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब इदारों से, हम गरीब लोगों की रिक्वेस्ट है कि सब इदारे, उसमें अदलिया, फ़ौज, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी इदारे और जित डिपार्टमेंट्स हैं, खुदारा यार पाकिस्तान के बारे में सोचो, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाओ। बहुत हो गया ये नीगा मुश्ती, ये नूरा कुश्ती, ये बहुत हो गया है। अब अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो रही है हर चीज़। तो इसलिए इस अवाम को आप बखेरने के बजाय इकट्ठा करें, तो इस मुल्क को किसी ऐसे ट्रैक पे चढ़ाएं कि ये मुल्क तरक्की करे। जिसकी भी हुकूमत आए यार उसको करने दें और दूसरा बंदा उसके साथ मिल के चले, ठीक है। यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला करवाएं, इंसाफ होगा तो ये सिस्टम सही तरह चलेगा। टैक्स रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो बड़े बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े जो टैक्स देने वाले हैं, उनसे पूरा टैक्स लिया जाए। तो मैं देखता हूँ कैसे मुल्क नहीं चलता ये। लेकिन इसके लिए हमें सबको, एक बंदा नहीं कर सकता ये काम, हर सब चीज़ें एक बंदा ठीक नहीं कर सकता। हम सबको मिलकर ये चीज़ें ठीक करनी होगी। अवाम को चाहिए कि उन बंदों को वोट दें जो अच्छे हैं, और नए बंदों को आजमा के देखें। हम आजमाए हुओं को क्या आजमा रहे हैं, बार बार उन्हीं लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ लोग मेरी इस बातों से गुस्सा ना करें, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी बार हुकूमतें आ रही हैं, 2 साल हुकूमत चल रही है, 3 साल चल रही है, 2.5 साल चल रही है, 4 साल, इससे ज़्यादा हुकूमत नहीं कोई चल रही। बाद में बस 10 साल की ये फ़ौज आ जाती है। मैं पहले कहा कि फ़ौज हमारी आना नहीं चाहती, लेकिन हम खुद उसको लाते हैं। अगर हम मुल्क को सही चलाएं तो हमारा मुल्क भी यूरोप बन सकता है। वो यूरोप वाले कोई जिन नहीं है, भूत नहीं है, वो भी इंसान है, लेकिन उनमें कुछ ईमानदारी है। तो ईमानदारी, हमें हर बंदे को अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस मुल्क की खातिर अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, समूह चलाना चाहिए इसको। तो हम भी यूरोप की तरह तरक्की कर सकते, उनसे ज़्यादा कर सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो ये हमारे मुल्क के कुछ हालात थे जिसके बारे में हम बात करें। आइंदा रोज़ाना इंशाल्लाह वीलॉग बनाया करूँगा। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने को वो करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, यार इस मुल्क को संभाल लें। अब सारे इदारे से मेरी अपील है, सब लोगों की अपील है। तो गंदम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा रेट निकल रहा है, गरीब बंदे गंदम नहीं ले सकेंगे, तो फिर ये अगले साल भी ऐसे ही चलेगा। गंदम के रेट पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दें, जो सबसे बड़ा मुल्क का मसला है। किसानों को सब्सिडी देंगे तो गरीब के लिए चावल गंदम सस्ता होगा। सब्सिडी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी जो भी भाई इस मेरे पेज को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।